today's lecture we are discussing about uniform circular motion. देखो बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया है कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर पहले तो हमको फंडामेंटल चाहिए। फंडामेंटल क्या चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को पैरेलल लग रहा है, if acceleration is parallel to velocity, then only magnitude of velocity will be changed. Only magnitude of velocity will be changed. Only magnitude of velocity should be changed. And if acceleration is perpendicular to velocity, then only direction of velocity should be changed. Only direction of velocity should be changed. Only direction of velocity should be changed. This is the fundamental concept regarding acceleration. Acceleration अगर velocity को parallel लग रहा है तो वो velocity का सिर्फ magnitude change करेगा, और अगर acceleration velocity को perpendicular लग रहा है तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लग रहा है तो वो वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं यहां पर डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। कंसीडर करो कि कोई आदमी या कोई स्टूडेंट या कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन कर रहा है। कंसीडर करो कि ये सर्कुलर ट्रैक है और ये सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अगर ये सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो ऐसे केस में अगर उसकी स्पीड वो चेंज नहीं कर रहा है, स्पीड उसकी सेम रखता है, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो ऐसे टाइप की मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट ओवर हियर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। if any particle execute motion along circular path, with constant speed मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड v जितनी कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, then such motion is said to be uniform circular motion. This motion is said to be uniform circular motion. यहां पर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मुझे डिस्कस करना है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, मतलब हर मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हर मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। इसका टेक्निकल मीनिंग ये हुआ कि अगर वो ये पॉइंट पर है तो उसकी वेलोसिटी v जितनी होगी, यहां पर आएगा तो भी उसकी वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट। हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट होगा, मतलब वेलोसिटी का यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है,
तो इसका मतलब अल्टीमेटली वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं टेक्निकल लॉजिक कुछ ऐसा लगाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। कंसीडर करो कि ये सेंटर पॉइंट ऑफ दिस होल सर्कुलर मोशन है। ऐसे केस में अगर ये सेंटर पॉइंट ऑफ होल सर्कुलर मोशन है तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि व्हेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी, magnitude of velocity remain constant, magnitude of velocity is constant, magnitude of velocity change हो ही नहीं रहा है। अगर magnitude of velocity is constant मतलब एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट यहां पर नहीं होगा, एक्सेलरेशन का पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा, तो यहां पर सिर्फ क्या चेंज होगा, तो यहां पर सिर्फ डायरेक्शन ऑफ, यहां पर सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, यहां पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही चेंज होगा। और अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके ऊपर से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि सो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, सो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is perpendicular to velocity, perpendicular to velocity is only exist। यहां पर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करेगा। अब वेलोसिटी को परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन मतलब आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, यहां पर मैंने वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन बताया। अगर ये पॉइंट पर डिस्कस करने जाओ तो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ये पॉइंट पर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ये पॉइंट पर भी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, तो आप देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन बता रहा हूं तो आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Component of acceleration which is perpendicular to velocity is only exist, और perpendicular to velocity मतलब towards the center, perpendicular to velocity मतलब towards the center। तो यहां पर जो भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। और अगर ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है तो इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। माइंड वेल, जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करता है मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, एंड सो इट इज सेड टू बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। माइंड वेल, अगर कोई पार्टिकल यहां पर मोशन करते करते सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है लेकिन मोशन करते करते अपनी स्पीड भी चेंज करता है तो यहां पर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट प्रोड्यूस होंगे। अगर दोनों कंपोनेंट प्रोड्यूस होंगे तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बोल सकते। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब तो कंपलसरी यहां पर स्पीड कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, और तभी जाकर के उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला एक्सेलरेशन लगता है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने यहाँ पर उसका डायरेक्शन डिसाइड कर लिया। डायरेक्शन के बाद अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर से मैग्नीट्यूड का इक्वेशन इवॉल्व करना है, तो कुछ हमको ज्योमेट्री का नॉलेज चाहिए, और यहाँ पर मैं ज्योमेट्री के साथ आपके लिए डिस्कशन करने जा रहा हूं। सब लोग यहाँ पर ध्यान से समझना। कंसीडर करो कि ये एक
आर रेडियस वाला सर्कुलर ट्रैक है और ये आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ के केस में पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। T1 इक्वल टू टी मोमेंट पर पार्टिकल P पोजीशन पर है। T1 इक्वल टू टी मोमेंट पर पार्टिकल P पोजीशन पर है। कंसीडर करो कि ये सेंटर है जिसको मैं ओरिजिन बोल देता हूं। तो O पॉइंट की रिस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर, O की रिस्पेक्ट में ये P का पोजीशन वेक्टर है। P के पोजीशन वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं पोजीशन वेक्टर P, विच इज सेड टू बी RP। और ये P पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। वेलोसिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया VP से। चलो थोड़ी, ये T1 इक्वल टू टी मोमेंट की पोजीशन है। थोड़ी देर बाद कंसीडर करो कि थोड़ी देर मतलब T2 इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी मोमेंट पर, T2 इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी मोमेंट पर पार्टिकल Q पॉइंट पर Q पोजीशन पर आ जाता है। अगर पार्टिकल Q पोजीशन पर आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज इट्स फाइनल वेलोसिटी वेक्टर VQ। और ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, अगर मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर प्लॉट करता हूं तो ओरिजिन की रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन की रिस्पेक्ट में Q का पोजीशन वेक्टर होगा RQ। Q का पोजीशन वेक्टर होगा RQ। ये दोनों के पोजीशन वेक्टर्स मुझे मिल गए। बेटा ये फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर VQ है, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। मतलब VP का वेक्टर और VQ के वेक्टर की लेंथ मुझे सेम ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी वेक्टर की लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। यहां पर मैं अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर के हेड से, अगर यहां पर मैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर के हेड से फाइनल पोजीशन वेक्टर के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर बनाऊंगा तो दिस इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। अगर मुझे यहां पर चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट ले लो। ये रेफरेंस पॉइंट से VP वेक्टर को अलग से बाहर निकाल के रिप्रेजेंट करो। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने VP वेक्टर को अलग से बाहर निकाल के रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली A पॉइंट से VQ वेक्टर को भी बाहर निकाल के रिप्रेजेंट करो। तो ये मैंने VQ वेक्टर को बाहर निकाल के रिप्रेजेंट किया है। ये VP वेक्टर है और ये VQ वेक्टर है। अगर इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर के हेड से, अगर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के हेड से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के हेड को कनेक्ट करने वाला वेक्टर बनाऊंगा, इनिशियल के हेड से फाइनल के हेड को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर बनता है उसको बोला जाता है चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर। मैं 2 मिनट में ऐसा प्रूव कर सकता हूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल B थीटा ही होगा। ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं B, ये पॉइंट को नाम देता हूं C। तो अब यहां पर हमारे पास, हमको डायग्राम के ऊपर से नहीं बट लॉजिकली हमने जो पहले डिस्कस किया उस हिसाब से पता तो चल गया कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन कंपलसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब यहां पर भी इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही लगेगा, बट ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसके लिए ये सारा का सारा डिस्कशन मैं कर रहा हूं। तो यहां पर मैग्नीट्यूड डिस्कस करने के लिए, चलो यहां पर मैग्नीट्यूड डिस्कस करने के लिए बात की जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे डिस्कस करेंगे? देखो यहां पर आप देख सकते हो कि फॉर ट्रायंगल OPQ, फॉर ट्रायंगल OPQ
एंड फॉर ट्रायंगल ABC आप देख सकते हो कि ट्रायंगल OPQ में मेजरमेंट ऑफ एंगल O इज इक्वल टू थीटा है, तो यहां पर मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू थीटा है। यहां पर ट्रायंगल OPQ के लिए OP साइड की लेंथ इक्वल टू OQ साइड की लेंथ इक्वल टू RP का मैग्नीट्यूड इक्वल टू RQ का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R बोल देता हूं। व्हाई? बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। चलो इसी तरीके से ट्रायंगल ABC के अंदर AB का मैग्नीट्यूड इक्वल टू BC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू VP का मैग्नीट्यूड इक्वल टू VQ का मैग्नीट्यूड इक्वल टू V। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, you all very well know that direction of velocity is only change, magnitude remains same। इसका मतलब यहाँ पर VP का मैग्नीट्यूड और VQ का मैग्नीट्यूड सेम ही मिलेगा, सिर्फ उनका डायरेक्शन चेंज हुआ है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझो बेटा, यहां पर हमने जो डिस्कशन किया, ये डिस्कशन के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखो, दो एडजेसेंट साइड सेम है, उनके बीच का एंगल भी सेम है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या होगी? साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड के हिसाब से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्रायंगल OPQ is congruent to triangle ABC। triangle OPQ and triangle ABC both are congruent to each other। अगर दोनों एक दूसरे को congruent है तो रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो OP अपॉन PQ, OP की लेंथ अपॉन PQ की लेंथ इक्वल टू AB की लेंथ अपॉन BC की लेंथ, ऐसा मैं बोल सकता हूं। चलो OP की लेंथ मतलब RP का मैग्नीट्यूड R, PQ की लेंथ मतलब डेल्टा R, AB की लेंथ मतलब यहां पर ट्रायंगल में AB की लेंथ मतलब VP की लेंथ V, और BC की लेंथ मतलब डेल्टा V। तो अल्टीमेटली यहां पर डेल्टा V इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल्टा R। अब देखो यहां पर मैं दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड करता हूं, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इक्वल टू V अपॉन R, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स ज्यादा दिखाता हूं, मैथमेटिक्स के पर्पज से when limit delta T tends to 0, then delta V upon delta T is converted into differentiation dV by dt, and dV by dt मतलब an acceleration है। Similarly limit delta T tends to 0, दोनों तरफ अप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा R by डेल्टा T is converted into dr by dt, माइंड बाय dr by dt मतलब वेलोसिटी v, और यहां पर डेल्टा V बाय डेल्टा T और डेल्टा R बाय डेल्टा T को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करके लिखो, तो डेल्टा V बाय डेल्टा T मतलब A इक्वल टू V बाय R, डेल्टा R बाय डेल्टा T मतलब V। तो इसके ऊपर से एक्सेलरेशन का मुझे फॉर्मूला मिलेगा, इसके ऊपर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिला, एक्सेलरेशन A इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। यहाँ पर V का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहता है, अगर V का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट ही मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन करता है
कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहता है, कितना, v²/r, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज चेंज रहता है, वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ रहता है। मुझे यहाँ पर प्रूव करना है कि आरपी और आरक्यू के बीच का एंगल थीटा है, तो वीपी और वीक्यू के बीच का एंगल भी थीटा होगा। अगर मुझे वीपी और वीक्यू के बीच का एंगल चाहिए तो बेटा वीपी और वीक्यू के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए, वीपी और वीक्यू के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए मैं ऐसे पीछे की तरफ एक्सपांड करता हूं। पीछे की तरफ एक्सपांड करने पर मुझे यहाँ पर वीपी और वीक्यू के बीच का एंगल मिलेगा। माइंड वेल, वीपी और वीक्यू के बीच का एंगल, ये एंगल थीटा होगा और मुझे प्रूव करना है कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है ऐसा प्रूव करना है तो बेटा कैसे किया जा सकता है? बहुत सिंपल सी बात है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा OPQ। यस सर। ट्रायंगल OPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो आरपी का मैग्नीट्यूड और आरक्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब उनके ऑपोजिट जो एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल सेम बनेंगे। मतलब अगर ये एंगल थीटा डैश है, ये एंगल थीटा डैश है, तो ऑब्वियस है कि ये एंगल भी थीटा डैश ही बनेगा। अब ये एंगल थीटा डैश है, मेरी बात समझो बेटा, अगर ये दोनों एंगल्स थीटा डैश है तो ऐसे केस में रेडियस और टेंजेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल 90 माइनस थीटा पी बनेगा, 90 माइनस थीटा डैश। ये एंगल भी 90 माइनस थीटा डैश बनेगा, 90 माइनस थीटा डैश। ये वाला समझ में आ रहा है ना? बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मेरी बात ध्यान से समझो, कंसीडर करो कि ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करने जाऊं तो हमको तो पता है, क्या पता है? पहले तो ये पता है, देखो, थीटा प्लस थीटा डैश प्लस थीटा डैश इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो, डाउट है तो बता दो। नो सर। अच्छा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा डैश बनेगा। यस सर। अच्छा, अब ट्रायंगल, ये एक्स वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, मतलब ये वाला ट्रायंगल, हाँ, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखो। तो ये ट्रायंगल के लिए लिखने जाऊं तो x प्लस 90 माइनस थीटा डैश प्लस 90 माइनस थीटा डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री होता है, बट 90 90 180 90 90 180 और सामने वाला 180 चला गया, तो x इक्वल टू 2 थीटा डैश। यस सर। अच्छा, थीटा और x आप देख सकते हो कि ये थीटा और ये x एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स है। थीटा यस सर। और x एक दूसरे के सप्लीमेंट्री ये एंगल थीटा है ऐसा मुझे प्रूव करना है ना, तो पहले इसको थीटा नहीं बोलता हूं, इसको कोई अननोन एंगल y बोल देता हूं। तो y और x एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स है। यस सर। तो चलो, इसका मतलब तो ये हुआ कि y इक्वल टू 180 माइनस x। यस और नो? यस सर। यस और नो? चलो, Yes, y sir. इक्वल टू 180 माइनस x, x की वैल्यू 2 थीटा डैश है, बट 180 माइनस 2 थीटा डैश मतलब थीटा, तो y इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा।
ये मैंने लंबा लंबा करके प्रूव किया है, बाकी इसको बहुत शॉर्ट में भी निपटा सकते हो। देखो शॉर्ट में निपटा के दिखाऊं? यस सर। शॉर्ट में निपटाने के पर्पज से कंसीडर करो कि ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल के लिए कंसीडर करो कि ये सेंटर है। अच्छा, अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर पोजीशन वेक्टर आर लेता हूं। अगर ये पोजीशन वेक्टर आर है तो उसको, और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं लेता हूं यहां पर। दोनों एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पर मैंने ड्रॉ किए। यहां पर वेलोसिटी वेक्टर होगा इस तरफ, टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट, और यहां पर वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होगा, टेंजेंशियल टू गिवन पॉइंट। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर आरपी वेक्टर और आरक्यू वेक्टर के बीच का एंगल, आरपी वेक्टर और आरक्यू वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हो कि वीपी वेक्टर और वीक्यू वेक्टर के बीच का एंगल भी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बनता है। यस सर। तो वो क्या था, टेक्निकली मैंने प्रूव किया था। यहां पर भी इसको प्रूव करना है तो कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए हमको ये प्रूव करना है कि ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x होगा, ऐसा प्रूव करना है। ये एंगल y बनेगा तो ये एंगल भी y होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर साइड की लेंथ सेम है तो अपोजिट एंगल भी सेम बनेंगे। ये एंगल 90 माइनस y बनेगा और ये भी 90 माइनस y बनेगा, और ये एंगल कंसीडर करो कि z है, तो मुझे z इक्वल टू एक्स प्रूव करना है। z इक्वल टू एक्स प्रूव करने के लिए चारों एंगल का एडिशन 360 डिग्री होना चाहिए। तो z प्लस 90 माइनस वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 90 माइनस वाई इक्वल टू चारों एंगल का एडिशन, that should be equal to 360 degree, isn't it? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि z प्लस एक्स, वाई वाई चला गया, वाई वाई चला गया, तो 90 प्लस एक्स 180 प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो z प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि अगर x 90 है तो z भी कंपलसरी 90 ही होगा, मतलब x और z की वैल्यू कितनी होगी, सेम आएगी। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब इतना है कि यहाँ पर जो एंगल O का होगा वही यहाँ पर एंगल A का मिलेगा। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ दो बंदों के बीच का एंगल। बेटा यहाँ पर अभी 9 मिनट बाकी है, बट मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाना है, इसलिए मुझे पूरा 45 मिनट चाहिए, इसलिए मैं 10 मिनट के लिए यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। जैसे ही वीडियो कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत मैं नई लिंक भेज देता हूँ आपको 45 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाना है। ओके सर। ओके सर।